Hello students, today we are going to read the first poem of our Beehive book, and the name of the poem is The Road Not Taken by Robert Frost. Right? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही पॉपुलर पोएम्स में से एक है जिसे आज हम पढ़ेंगे और इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रोड नॉट टेकन का मतलब क्या है। ठीक है, इससे पहले कि हम पोएम को पढ़ना स्टार्ट करें, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। राइट, और अभी आप सब लोग 9th क्लास में हैं। नेक्स्ट ईयर आप अपने 10th का एग्जाम देंगे और 10th का एग्जाम देने के बाद आपकी लाइफ की वो स्टेज आएगी जहां पर आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेना होगा। क्लियर? अब वो डिसीजन किस बारे में होगा? वो डिसीजन होगा अपने स्ट्रीम को चूज करने के बारे में। क्लियर? मतलब आप 10th का एग्जाम पास करेंगे, उसके बाद 11th में आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या फिर आर्ट्स लेना है। इन तीनों में से आपको किसी एक पाथ को चूज करना होगा। राइट? तो ये जो हमारी पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये पोएम भी किसके बारे में है? ऐसी ही चॉइसेस के बारे में है जो लाइफ में हमारे सामने आती है। ठीक है, जिनमें से हम किसी एक ऑप्शन को चूज करते हैं और दूसरे ऑप्शन को रिजेक्ट कर देते हैं। क्लियर? तो इस पोएम में क्या होगा? इस पोएम में जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राइट, उनके सामने भी लाइफ में दो चॉइसेस आती हैं। जैसे हम यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं कि एक पोएट है, उनके सामने क्या है? दो पाथ हैं, दो रास्ते हैं, जिनमें से वो किसी एक पाथ को चूज करते हैं और दूसरे पाथ को छोड़ देते हैं। और उस डिसीजन का उनकी लाइफ पर क्या इफेक्ट आता है, उनकी लाइफ किस तरीके से चेंज होती है उस डिसीजन की वजह से, वो हम इस पोएम में देखेंगे। चलिए, तो इससे पहले कि हम पोएम पढ़ें, सबसे पहले हम इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को देखते हैं। तो ये जो हमारी पोएम है, जैसा मैंने आपको बताया, इट डील्स विद द डिलेमास दैट द मैन फेसेस इन लाइफ। डिलेमास का मतलब क्या है? धर्म संकट, यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आपके लिए करेक्ट पाथ कौन सा है। The two roads serve as a metaphor for the choices we make in our life. तो यहाँ पर ये जो रोड है, ये रोड एक्चुअल में वो रोड नहीं है जो हम हमारे घर के बाहर देखते हैं, सड़क या रास्ता, ये वो रोड नहीं है। यहाँ पर रोड का मतलब क्या है? These road are the symbol of choices we make in our life. मतलब हम हमारी लाइफ में जो चॉइसेस लेते हैं, वो उन चॉइसेस को यहाँ पर किस नाम से डिनोट किया गया है? रोड के नाम से डिनोट किया गया है। लाइफ थ्रोज अप मैनी ऑल्टरनेटिव्स। अब हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हमारे पास किसी भी काम को करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। जैसे सपोज एक बहुत बेसिक सा हम एग्जांपल लेकर देखते हैं। सपोज आपकी मदर खाना बना रही है, ठीक है। अब आपकी मदर ने आपसे पूछा कि आप खाने में क्या खाओगे? आप मटर पनीर खाएंगे या फिर आप दाल खाएंगे? तो ये भी क्या है? एक ऑल्टरनेटिव है, एक चॉइस है। यू कैन ईदर चूज मटर पनीर और यू कैन चूज दाल। राइट? मैन बीइंग एन इंडिविजुअल कैन नॉट टेक अप ऑल चॉइसेस। ठीक है, अब हम एक ही बार में एक सिंगल इंसान सारी चॉइसेस को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि 10th क्लास पास करने के बाद आप अपने लाइफ का एक सबसे बड़ा डिसीजन लेंगे रिगार्डिंग योर स्ट्रीम, regarding your education, that in which stream you want to pursue your career. ठीक है, अब अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं, मैं तो साइंस भी पढ़ूंगा, कॉमर्स भी पढ़ूंगा और आर्ट्स भी पढ़ूंगा, तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं ना। एक सिंगल इंडिविजुअल एक बार में सिर्फ एक ही स्ट्रीम को तो ऑप्ट कर सकता है। सो मैन बीइंग एन इंडिविजुअल कैन नॉट टेक अप ऑल चॉइसेस। द चॉइस वी मेक हैज अ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो चॉइसेस हम हमारी लाइफ में लेते हैं, इन चॉइसेस का इफेक्ट बहुत फार रीचिंग होता है, मतलब हमारी लाइफ में एंड तक रहता है।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन ने 10th क्लास के बाद 11th क्लास में साइंस मैथ्स को चूज किया, तो आगे उसके लाइफ में जितने भी उसके करियर ऑप्शंस हैं, वो सारे के सारे करियर ऑप्शंस किससे अफेक्ट होंगे? उसकी चॉइस से अफेक्ट होंगे, राइट? हेंस आवर डिसीजन इज अ शॉट इन डार्क, दो आवर फ्यूचर इज डिपेंडेंट ऑन इट। अच्छा, अब एक और चीज, जिस वक्त हम कोई डिसीजन लेते हैं, तो क्या हम ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि आप हमारा जो डिसीजन है वो बिल्कुल करेक्ट ही होगा? नहीं ना, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और फ्यूचर क्या होता है? अनसर्टेन होता है। तो हम जो भी डिसीजंस लेते हैं, दीज डिसीजन आर अ शॉट इन डार्क, मतलब हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेस्ट डिसीजन ले, लेकिन वो डिसीजन क्या बेस्ट प्रूव होगा, दैट विल बी नोन इन फ्यूचर ओनली। वो तो हमें फ्यूचर में ही पता लगेगा। हम अभी ये नहीं कह सकते कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं उस डिसीजन के रिजल्ट्स क्या निकलेंगे। If the choice made by us happens to be not correct, we have to face the consequences as steps once taken cannot be retracted. यानी हमने अगर एक बार हमारी लाइफ में कोई डिसीजन ले लिया, तो फिर हमें उस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस को भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपने जो डिसीजन ले लिया, आप उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। तो दिस इज द होल आइडिया ऑफ द पोएम, कि किस तरीके से हमारी लाइफ में जो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जो चॉइसेस होती हैं, वो चॉइसेस हमारे लाइफ को अफेक्ट करती हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी पोएम को। तो हमारी पोएम का जो फर्स्ट स्टैंजा है, हम उस फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं। टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो क्या कह रहा है पोएट? टू रोड्स diverged in a yellow wood, मतलब एक येलो वुड है। वुड मीन्स फॉरेस्ट, और येलो का मतलब क्या है? येलो मीन्स द फॉरेस्ट विच टर्न येलो इन ऑटम। हमने देखा है कि पतझड़ के मौसम में क्या होता है, जब पत्ते सूखने लगते हैं तो उनका जो ग्रीन कलर है वो किस में टर्न हो जाता है? येलो में टर्न हो जाता है। तो यहाँ पर येलो वुड का मीन्स क्या है, मतलब क्या है? अ फॉरेस्ट विच इज फुल ऑफ डीकम्पोजिंग और ड्राइंग लीव्स, ठीक है, विच सिग्निफाइज दैट इट इज द मंथ ऑफ ऑटम, कि ये कौन सा मौसम है? पतझड़ का मौसम है। सो पोएट कह रहा है टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, कि वो एक बार एक फॉरेस्ट में, येलो वुड्स में घूम रहा था, और तभी वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा जहां से रोड जो हैं वो दो पार्ट्स में बाइफर्केट हो रहे थे, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और जैसा कि हमने पढ़ा कि पोएट एक सिंगल पर्सन है, और वो हम लोग एक बार में दोनों चॉइसेस को सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो पोएट यही कह रहा है कि आई कैन नॉट ट्रेवल ऑन बोथ द रोड साइमल्टेनियसली, मतलब मैं एक साथ उन दोनों पाथ पर ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, तो अब वो जब दोनों पाथ पर ट्रैवल नहीं कर सकता तो उसने क्या किया? वो उस इंटरसेक्शन पर खड़ा हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पर खड़ा हो गया जहां से वो दोनों रोड्स डाइवर्ज हो रहे थे। डाइवर्ज मीन्स सेपरेट हो रहे थे। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। अच्छा, अब सपोज आप किसी एक ऐसे सिचुएशन में आ जाएं जहां पर आपके सामने दो रास्ते हों, और आपको ये पता ना हो कि वो दोनों रास्ते कहां जा रहे हैं, उन दोनों रास्तों का एंड पॉइंट क्या है, ठीक है, और आपको ये डिसाइड करना है कि आपको उन दो पाथ में से किसी एक पाथ को चूज करना है। तो हम क्या करेंगे? व्हाट विल बी आवर रैशनल डिसीजन? हम क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि बिना सोचे समझे किसी भी पाथ पर ट्रैवल करेंगे। हम क्या करेंगे? हम सोचेंगे, हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो रास्ता कहां तक जा रहा है, ठीक है, उस रास्ते के एंड पर क्या है। तो उसी तरीके से पोएट ने क्या किया? लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, तो उसने क्या किया?
उस रास्ते के एंड पर स्टार्टिंग पर खड़े होकर ये देखने की कोशिश की कि वो रास्ता आगे कहां जा रहा है। और वो आगे कहता है टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ मीन्स बुशेस एंड लो ट्रीज। तो वो कहता है कि भाई मैंने वहां पर खड़े होकर देखने की कोशिश की कि वो रास्ता कहां जा रहा है, लेकिन मुझे कोई भी एंड पॉइंट नजर नहीं आया। थोड़े समय के बाद कुछ दूर तक तो मैं देख पाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दैट पाथ गॉट लॉस्ट इनटू बुशेस एंड ट्रीज। वो रास्ता क्या हो गया, पेड़ों के बीच में, छोटी छोटी झाड़ियों के बीच में गायब हो गया। क्लियर? तो ये है हमारा फर्स्ट स्टैंजा इस पोएम का। तो पोएट क्या कह रहा है फर्स्ट स्टैंजा में? पोएट कह रहा है दैट टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। एक येलो वुड है, राइट? येलो वुड मीन्स a forest which is full of decomposing leaves, dry leaves, okay, which signifies the month of autumn. और क्या कह रहा है poet? That in that wood, in that forest, two roads are diverging, means separating, and he cannot travel on both the roads. और वो इन दोनों roads पर simultaneously walk नहीं कर सकता. And be one traveler, long I stood. Being a traveler, as a traveler, वो उस रोड पर खड़े होकर उसे देखता है, ये जानने की कोशिश करता है कि वो रास्ता कहां तक जा रहा है, लेकिन उसे उस रास्ते का एंड नजर नहीं आता। इट गेट लॉस्ट इन द थिक ग्रोथ ऑफ बुशेस एंड ट्रीज। वो रास्ता क्या होता है, पेड़ों और झाड़ियों के बीच में गायब हो जाता है। अब आगे पोएट कहता है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim because it was grassy and vented where. अब उसने क्या किया, फर्स्ट रोड को तो देख लिया, देन व्हाट ही डिड, फिर उसने क्या किया, अब दूसरे रोड को देखना स्टार्ट किया कि दूसरे रोड का एंड पॉइंट क्या है, ताकि वो ये जज कर सके कि उसे किस रोड पर ट्रैवल करना है। और जब वो दूसरे रोड को देखता है तो वो क्या कहता है, उसे कैसा फील होता है, जस्ट एज फेयर, मतलब जो सेकेंड रोड है वो भी फर्स्ट रोड के जितना ही अपीलिंग और सिमिलर नजर आ रहा है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, इनफैक्ट पोएट कहता है कि जो सेकेंड रोड है वो उसको फर्स्ट रोड से भी ज्यादा बेटर नजर आ रहा है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वेंटेड वेयर। ग्रासी मीन्स उस रोड पर क्या है, काफी घास है, एंड वेंटेड वेयर मीन्स has not been used and worn so frequently, मतलब वो जो सेकेंड रोड है उस पर क्या है, घास है, जो इस बात को शो कर रही है कि उस पर से ज्यादा लोगों ने ट्रैवल नहीं किया। Though as for that the passing there had warned them really about the same. आगे लेकिन पोएट ये भी कहता है कि भाई जब उन पाथ पर से कोई भी पर्सन ट्रैवल करता है तो उसके पैरों की वजह से जो लीव्स हैं, जो रोड्स पर गिरी हुई हैं, वो क्या होती है, क्रश होती है, राइट? तो पोएट कहता है कि उन जो ट्रैवलर्स हैं जो वहां से निकलते हैं, उन लोगों ने तो उन ट्रीज को इक्वली क्रश किया है, लेकिन क्या हुआ, एक रोड पर से ज्यादा लोगों ने ट्रैवल किया तो ज्यादा लीव्स क्रश्ड हो गई, और सेकेंड रोड पर से कम लोगों ने ट्रैवल किया, इसलिए उस रोड की जो लीव्स हैं दे आर लेस worn out, okay, they are less crushed, okay। तो ये था हमारा सेकेंड पैराग्राफ। अब सेकेंड पैराग्राफ के एंड पर हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि भाई पोएट जो है वो एक डाइवर्जिंग पॉइंट पर खड़ा है, जहां से फॉरेस्ट जो है वो दो पार्ट्स में बाइफिकेट हो रहा है, रोड जो है वो दो पार्ट्स में बाइफिकेट हो रहा है, राइट? फर्स्ट रोड जो है, राइट, वो उस फर्स्ट रोड को देखता है और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि उस रोड का एंड पॉइंट क्या है, लेकिन उसे उस रोड का एंड पॉइंट नजर नहीं आता, बिकॉज वो रोड जो है वो ट्रीज और बुशेस में गायब हो जाता है। फिर वो सेकेंड रोड को देखता है, और जब वो सेकेंड रोड को देखता है तो उसे सेकेंड रोड भी कैसा नजर आता है, फर्स्ट रोड के जैसा ही नजर आता है, इनफैक्ट फर्स्ट रोड से भी बेटर नजर आता है। क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि उस पर घास थी और ज्यादा लोगों ने उस रोड पर ट्रैवल नहीं किया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टैंजा। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड स्टैंजा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग
equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. Right? अब आगे पोइट क्या कहता है, that both that morning equally lay, कि उस पर्टिकुलर मॉर्निंग में, इक्वली ले मीन्स लाइंग इन द सेम मैनर, कि उस पर्टिकुलर मॉर्निंग पर जब पोइट उन रोड्स पर ट्रैवल करने का डिसीजन ले रहा था, उस पर्टिकुलर मॉर्निंग पर वो दोनों ही रोड्स कैसे नजर आ रहे थे, उसे एक जैसे नजर आ रहे थे, बिल्कुल इक्वल नजर आ रहे थे. ठीक है, उनमें कोई भी डिफरेंस उसको नजर नहीं आ रहा था. ठीक है. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. ट्रॉडन मीन्स वॉक, कि जो उन रोड पर जो लीव्स थी उस पर से किसी भी पर्सन ने ट्रैवल नहीं किया था, और किसी भी पर्सन के ट्रैवल करने की वजह से वो लीव्स क्रश होकर ब्लैक नहीं हुई थी. ठीक है. अब पोएट के सामने क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, एक डिलेमा है, जहां उसे ये डिसाइड करना है कि उसके सामने दो रोड्स हैं, दो चॉइसेस हैं, और उसे कोई एक चूज करना है. पहला ऑप्शन जो है वो एक ऐसा ऑप्शन है जिस पर से मैक्सिमम लोग ट्रैवल करते हैं, या एक ऐसा ऑप्शन है जिसको मैक्सिमम लोग ऑप्ट करते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी जो सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो ऐसा है जिसको ज्यादा लोग चूज नहीं करते. राइट. अब पोएट को क्या करना है, डिसीजन लेना है कि उसे कौन सा ऑप्शन चूज करना है. तो क्या कहता है पोएट, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी जो फर्स्ट रोड था जिस पर से मैक्सिमम लोग ट्रैवल करते थे, उसने क्या किया, उस पाथ को छोड़ दिया. ठीक है. क्या किया उसने अपने आप से कहा कि मैं इस फर्स्ट रोड पे किसी और दिन ट्रैवल करूंगा, और उसने कौन सा रोड चूज किया, सेकंड रोड चूज किया, वो ऑप्शन चूज किया जिसे ज्यादा लोग ऑप्ट नहीं करते. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. ठीक है. तो पोएट कह रहा है दैट ही विल ट्रैवल ऑन द फर्स्ट रोड सम अदर डे, कि वो फर्स्ट रोड पर क्या करेगा, किसी और दिन ट्रैवल करेगा. हालांकि लेकिन उसे ये बात पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. क्यों पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज ही नो हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. ठीक है. उसे ये पता है कि लाइफ में एक रास्ता आपको दूसरे रास्ते तक लेकर जाता है, और लाइफ आगे चलती ही रहती है. आपके पास लाइफ में ये ऑप्शन नहीं होता कि आप वापस से बैक में आकर जो ऑप्शन आपने पहले छोड़ दिया, आप उसको वापस से ऑप्ट कर सके. राइट. आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. ठीक है. और वो कहता है कि मुझे डाउट है कि मैं वापस कभी इस पोजीशन पर आ पाऊंगा और फर्स्ट रोड पर ट्रैवल कर पाऊंगा. अब इसे हम अगर हमारे पर्सनल लाइफ से रिलेट करें, सिंबोलिज्म को अगर हम समझें, तो देखें हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज 10th के बाद एक स्टूडेंट ने डिसाइड किया दैट ही विल ऑप्ट साइंस, ओके, एज हिज सब्जेक्ट. ठीक है, एज हिज स्ट्रीम. उसने साइंस ऑप्ट किया. ठीक है. और उसने ये सोचा कि मैं कॉमर्स या फिर आर्ट्स फिर कभी पढ़ूंगा. तो क्या साइंस में आगे 11th पास करने के बाद, 12th पास आउट करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, क्या उसके पास वापस से इस तरह का ऑप्शन आएगा कि वो वापस से 11th क्लास में आके कॉमर्स ले सके? नहीं ना. उसने एक चॉइस ली कि उसे साइंस लेना है, फिर साइंस के बाद उसने 12th पास की, फिर उसके पास एक नया ऑप्शन आया कि अब उसे आगे क्या करना है, उसको इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग किस फील्ड में करना है, और उसकी लाइफ उसी पाथ में आगे बढ़ती जाएगी. उसके पास जो ऑप्शन उसने छोड़ दिए, यानी कॉमर्स और आर्ट्स जिसको उसने छोड़ दिया, उन ऑप्शन को चूज करने का कोई मौका नहीं रहेगा. उसके पास ऐसा कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं रहेगा. तो पोएट यहां पर यही कह रहा है दैट आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. इसने वो फर्स्ट रोड किसी और दिन के लिए छोड़ दिया, जबकि उसको ये बात पता थी कि ये जो रास्ते हैं हमारी लाइफ के, जो चॉइसेस हैं, ये चॉइसेस, एक चॉइस आपको दूसरी चॉइस पर लेकर जाती है, और आपके पास वापस रिटर्न करना पॉसिबल नहीं होता, वापस लौट कर आना पॉसिबल नहीं होता.
आगे क्या कह रहा है पोएट, फोर्थ स्टैंजा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. अब पोएट क्या कर रहा है, पोएट फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है. पोएट कह रहा है कि आई हैव टेकन अ डिसीजन, ठीक है, उसने ये डिसाइड कर लिया दैट ही विल ट्रैवल ऑन द रोड विच इज लेस ट्रैवल्ड बाय, वो उस रोड पर ट्रैवल करेगा जिस पर ज्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते हैं. लेकिन आगे वो ये भी कह रहा है कि हो सकता है, मुझे नहीं पता इस डिसीजन का रिजल्ट क्या होगा, हो सकता है कि सालों बाद, आज से कई सालों बाद, मैं साई मीन्स द डीप ब्रेथ ऑफ सॉरो और रिलीफ, ठीक है. साई का मतलब क्या होता है, एक गहरी सांस. अब ये साई जो है ये एक बड़ा ही मिस्टीरियस सा वर्ड है, ठीक है, बड़ा कंफ्यूजिंग और मिस्टीरियस. क्यों कंफ्यूजिंग और मिस्टीरियस है, बिकॉज इस वर्ड को आप सॉरो के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी दुख के लिए भी यूज कर सकते हैं, और रिलीफ के लिए भी, सेटिस्फेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. जैसे कोई किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया था और फाइनली उसको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, तो वो क्या करता है, एक चैन की सांस लेता है, राइट. तो वो क्या है, दैट इज अ साई ऑफ रिलीफ. उसी तरीके से अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा दुखी है, डिप्रेशन में है और गहरी गहरी सांसें ले रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, साई ऑफ सॉरो और डिप्रेशन. तो यहां पर पोएट ने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वो जो डीप ब्रेथ है वो कौन सी है, वेदर इट्स अ साई ऑफ सॉरो और साई ऑफ रिलीफ. वो सिर्फ ये कह रहा है कि जो मैंने डिसीजन लिया, मुझे नहीं पता उस डिसीजन का रिजल्ट क्या होगा, हो सकता है आज से कई सालों बाद मैं एक गहरी सांस लेते हुए ये कहूं, इट कैन बी अ ब्रेथ ऑफ सॉरो और इट कैन बी अ ब्रेथ ऑफ रिलीफ. हो सकता है मैं एक गहरी सांस लेते हुए ये कहूं सेटिस्फेक्शन के साथ या फिर दुख के साथ कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि बहुत पहले मेरे सामने एक इस तरह की सिचुएशन आई थी जब दो रोड एक वुड्स में डाइवर्ज हो रहे थे, मेरे सामने चॉइस थी, एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, और मैंने कौन सा ऑप्शन चूज किया, मैंने वो ऑप्शन चूज किया जिसे ज्यादा लोग चूज नहीं करते, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. और उस चॉइस ने मेरी पूरी लाइफ को बदल कर रख दिया, चेंज कर दिया, मेरी लाइफ को एक डिफरेंट पोजीशन पर पहुंचा दिया, ठीक है. अब ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव. हो सकता है वो डिसीजन इसमें गलत हो गया हो और पोएट की लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो डिसीजन जो उसने लिया वो पोएट के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित हुआ हो, बहुत पॉजिटिव रहा हो, और उसकी वजह से उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया हो. तो दैट इज आवर पोएम द रोड नॉट टेकन. एक बार वापस से हम इस पोएम को क्विकली सम अप करते हैं, समझते हैं कि इस पोएम में क्या है, क्या क्या हमने देखा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे इस पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में. तो हमने पढ़ा कि इस पोएम में कि पोएट जो है ही वाज वॉकिंग इन अ फॉरेस्ट, और अचानक से उसके सामने एक ऐसी पोजीशन आती है जहां उसके सामने दो रोड्स हैं जिसमें से उसे किसी एक रोड को चूज करना है, ठीक है. हम सिंबॉलिक मीनिंग भी सब साथ के साथ समझेंगे, यानी दो चॉइसेस आती है, मतलब ये फॉरेस्ट क्या है, दिस इज आवर लाइफ, और लाइफ में क्या आती है, दो चॉइसेस आती हैं. एक चॉइस वो जो मैक्सिमम लोग ऑप्ट करते हैं, दूसरी चॉइस वो जिसको सिर्फ बोल्ड और करेजियस लोग ही ऑप्ट करते हैं, ठीक है, जहां पर बहुत रिस्क है, ठीक है, और अनसर्टेनिटी है, राइट. तो पोएट क्या करता है, जब उस पोजीशन पे पहुंचता है तो उस पोजीशन पे पहुंचकर वो ये सोचता है कि उसे कौन सा रोड चूज करना है. दोनों रोड्स को वन बाय वन देखता है, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव देखता है, एंड फाइनली वो ये डिसाइड करता है कि वो उस पाथ को चूज करेगा जो पाथ रिस्की है, जिस पर ज्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते हैं. एंड फाइनली वो कहता है कि हो सकता है उसने जो डिसीजन लिया उस डिसीजन का एक पॉजिटिव रिजल्ट निकले, या हो सकता है उस डिसीजन का नेगेटिव इफेक्ट हो, ठीक है. ये सिर्फ टाइम ही बता सकता है, फ्यूचर ही बता सकता है. वी कैन नॉट tell with 100% certainty
कि जो डिसीजन हम हमारी लाइफ में ले रहे हैं वो डिसीजन हमारे लिए पॉजिटिव ही साबित होंगे, राइट। तो ये थी हमारी पोएम। अब इस पोएम का मॉरल मैसेज क्या है, क्या बताना चाहता है पोएम इन रोड्स के थ्रू और अपनी स्टोरी के थ्रू। तो इस पोएम में जो पोएट का मैसेज है वो मैसेज बहुत क्लियर है। पोएट ये कहता है कि जब भी आपके सामने लाइफ में चॉइसेस आए तो ये पता करना तो हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि उन चॉइसेस का फाइनल आउटकम क्या होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन हमें बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके सोच समझकर कोई भी डिसीजन लेना चाहिए हमारी लाइफ में, बिकॉज दीज डिसीजंस आर द वन विच शेप्स आवर लाइफ, क्योंकि ये डिसीजंस ही हैं जो हमारी लाइफ को शेप करते हैं। अब बात करते हैं हम इस पोएम में यूज किए गए लिटरेरी डिवाइसेस की। तो जो सबसे पहले लिटरेरी डिवाइस को हम पढ़ेंगे वो है राइमिंग स्कीम, राइट। राइमिंग स्कीम का मतलब क्या होता है, ठीक है। राइमिंग स्कीम का मतलब होता है जब कोई वर्ड्स किसी दूसरे वर्ड के साथ राइम करता है, यानी उसका जो टोन है वो क्या हो, दूसरे वर्ड से मैच हो। तो अगर हम इस पोएम को देखें तो ये जो पूरी पोएम है, ये पोएम 4 स्टैंजाज में डिवाइडेड है और चारों स्टैंजाज कितने लाइन के हैं, 5 लाइन्स के हैं, राइट। तो जो राइमिंग स्कीम है पोएम की, वो राइमिंग स्कीम है ए बी ए ए बी। मैं आपको बताऊंगा कि वो राइमिंग स्कीम क्यों ए बी है। देखें, अगर हम फर्स्ट स्टैंजा को देखते हैं तो देखिए यहां पर लास्ट वर्ड वुड, स्टूड और कुड, तीनों वर्ड्स को अगर हम एक साथ बोलें वुड, स्टूड, कुड, तो तीनों का साउंड सिमिलर आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बोथ और अंडर ग्रोथ को देखें तो बोथ, ग्रोथ, इनका साउंड क्या आ रहा है, सिमिलर। तो जो सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स हैं उनको हमने क्या किया, एक सिमिलर कोड दे दिया। वुड, स्टूड, कुड, तीनों का साउंड सेम है तो इनको हमने दे दिया कोड ए। और बोथ और कुड इन दो बोथ और अंडरग्रोथ इन दोनों का साउंड सेम है तो इनको हमने कोड दे दिया बी। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या बन गई, ए बी ए ए बी। उसी तरीके से फेयर, वेयर एंड देयर, तीनों का साउंड सिमिलर है तो इनको हमने कोड दिया ए। क्लेम और सेम, इनका साउंड ऑलमोस्ट सिमिलर है तो इनको हमने कोड दिया बी। तो राइमिंग स्कीम अगेन ए बी ए बी। इधर यहां पर थर्ड स्टैंजा में ले, डे, वे, एक जैसा साउंड है। ब्लैक और बैक, एक जैसा साउंड है तो अगेन ए बी ए बी। फोर्थ स्टैंजा साई, आई, बाय, एक जैसा साउंड है। हेंस, डिफरेंस, दोनों में क्या हो रहा है, सीई साउंड आ रहा है एंड में, तो इनको सेम कोड देंगे। तो अगेन राइमिंग स्कीम वुड बी ए बी ए बी, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस। अब जो हमारा अगला लिटरेरी डिवाइस है दैट इज नोन एज सिंबॉलिज्म, राइट। अब सिंबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, सिंबॉलिज्म इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर एन ऑब्जेक्ट, person or situation has another meaning other than its literal meaning. Symbolism का मतलब क्या है, जब किसी एक वर्ड का, ऑब्जेक्ट का, पर्सन का, सिचुएशन का, उसके लिटरल मीनिंग के अलावा भी कोई दूसरा मीनिंग निकले तो उसे हम कहते हैं सिंबॉलिज्म। जैसे अगर हम इस पोएम की बात करें तो इस पोएम में हमने वर्ड यूज किया टू रोड्स, राइट। तो यहां पर ये रोड्स क्या है, ये रोड का सिंपल लिटरल मीनिंग तो क्या होता है, रास्ता। बट यहां पर इन रोड्स का मतलब रास्ता नहीं है। ये रोड किसको रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट 2 और मोर चॉइसेस इन आवर लाइफ, राइट। ये रोड किसका सिंबल है, रोड किसका सिंबल है, चॉइस का सिंबल है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंबॉलिज्म। यानी जब किसी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट को हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीनिंग प्रोवाइड कर देते हैं, दैट इज सिंबॉलिज्म, जो इस पूरी पोएम में यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज एनाफोरा। अब एनाफोरा का मतलब क्या होता है, एनाफोरा इज द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स। मतलब जब कोई एक कॉमन वर्ड, ठीक है, सेम वर्ड 2 या 2 से ज्यादा
कॉन्सिक्यूटिव लाइंस के स्टार्टिंग में रिपीट होता है तो उसे हम कहते हैं एनाफोरा, राइट। जैसे अगर हम इस पोएम में देखें तो फर्स्ट स्टैंजा में आप देखें, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो बुक एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। तो इन तीनों लाइन में, लाइन 2, 3 और 4, तीनों लाइन में एंड वर्ड जो है वो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है। इन तीनों लाइंस की स्टार्टिंग क्या हो रही है, एक सेम सिंगल सिमिलर वर्ड से हो रही है, एंड से। तो इसे हम क्या कहते हैं, एनाफोरा कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, जो हमारा अगला लिटरेरी डिवाइस है उसे कहा जाता है एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन का मतलब क्या है, alliteration is the repetition of a consonant sound at the start of two or more closely placed words। ठीक है, जब कोई consonant sound मतलब इंग्लिश में 5 वॉवल होते हैं, A, E, I, O, U। इन 5 वॉवल्स को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा बची हुई जितनी भी साउंड्स हैं, 21 साउंड, 21 अल्फाबेट होते हैं, तो 21 साउंड, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, राइट। यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाली साउंड कॉन्सोनेंट साउंड। और जब ये कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, ठीक है, वर्ड नहीं, सिर्फ साउंड रिपीट होती है, कहां पर, क्लोजली प्लेस वर्ड्स में, तो हम उसे क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वेंटेड वेयर। वेंटेड वेयर में अगर हम देखें तो ये जो W साउंड है, ये साउंड क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, एंड W इज व्हाट, इट्स अ कॉन्सोनेंट, तो हम इसे क्या कहेंगे, एलिट्रेशन कहेंगे। ठीक है, उसी तरीके से थॉट एज फॉर दैट, यहां पर क्या हो रहा है, TH साउंड जो है वो TH साउंड रिपीट हो रही है, अगेन कॉन्सोनेंट साउंड है, T क्या है, A, E, I, O, U, पांचों में नहीं आता, वॉवल नहीं है, मतलब ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, एलिट्रेशन कहेंगे। उसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देखें तो यहां पर दिया हुआ है फर्स्ट फॉर। ठीक है, अब फर्स्ट फॉर में F साउंड रिपीट हो रही है, F अगेन कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसे भी क्या कहा जाएगा, एलिट्रेशन कहा जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है एलिट्रेशन में। एलिट्रेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। अब कॉन्सोनेंट साउंड कौन से वर्ड्स में होनी चाहिए, ठीक है, बहुत से बच्चे अब कंफ्यूज होंगे कि सर ये वर्ड्स क्या साथ साथ होने चाहिए जैसे वेंटेड वेयर में है, या फिर दूर दूर हो तो भी चलेगा। तो यहां पर कहा गया या तो वो साथ में हो तो भी एलिट्रेशन है, अगर दूर दूर है तो भी एलिट्रेशन है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पहला वर्ड जो है वो तो हमारा फर्स्ट स्टैंजा में हो रहा है, सेकंड जो रिपीटेशन है वो आपका लास्ट स्टैंजा में हो रहा है, तो इतना दूर नहीं चलेगा। ठीक है, एक दो लाइन के बीच में अगर रिपीटेशन हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड का तो हम उसे क्या कहेंगे, एलिट्रेशन कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस, रिपीटेशन। फिर कंफ्यूजिंग चीज आ गई सर, ये तो है ना। अब रिपीटेशन क्या है देखें, कंफ्यूज मत होइएगा। Repetition is a literary device that repeats the same word or phrase a few times to make an idea clearer or more memorable। अब देखो यहां पर भी वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, वहां alliteration में भी रिपीटेशन था, तो ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, लॉजिक्स क्लियर रखने हैं। alliteration क्या है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, सिर्फ साउंड रिपीट होगी एलिट्रेशन में, जबकि रिपीटेशन में क्या होगा, पूरा का पूरा वर्ड या पूरी की पूरी एक लाइन जो है उसको रिपीट किया जाएगा। समझ आया, मतलब अगर सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है तो वो हो गया एलिट्रेशन, लेकिन साउंड रिपीट होने के बजाय पूरा का पूरा वर्ड ही रिपीट हो रहा है या पूरी की पूरी लाइन ही रिपीट हो रही है तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, रिपीटेशन कहेंगे। जैसे इस पोएम में यहां देखें, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, एजेस वर्ड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, साउंड रिपीट नहीं हो रही, पूरा वर्ड ही रिपीट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिपीटेशन कहेंगे। एक और एग्जांपल देखें, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, स्टैंजा 1 में भी ये लाइन है, और टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड,
यहाँ पर भी ये लाइन है, तो ये लाइन क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे, रिपीटेशन कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पोएम समझ में आई होगी। ठीक है, इस पोएम को एक बार रिवाइज करें और जो आपको वर्कशीट इसके साथ दी गई है उस वर्कशीट को सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू।